एक ट्रक ड्राइवर के लिए ढाबे की दाल रोटी किसी जन्नत से कम नहीं होती। पर क्या हो जब उस दाल में आपको किसी इंसान के बाल मिले और यह हर बार हो। यह कहानी उसी एक ढाबे की है जहां चूल्हे पर सिर्फ दाल नहीं बल्कि कोई भयानक राज पक रहा था। हरियाणा का रहने वाला एक जाट जिसकी दुनिया पिछले 10 साल से इसी ट्रक के केबिन में सिमटी हुई है। मैं दिल्ली से केमिकल के टैंकर भरकर गुजरात के कांडला पोर्ट तक ले जाता हूं। मेरा रास्ता राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान से होकर गुजरता है। यह रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहां दिन में लू चलती है और रात में कहानियां चलती हैं। ड्राइवरों के बीच एक ढाबे की कहानी बहुत मशहूर थी। बाडरमेर से करीब 50 किलोमीटर आगे हाईवे पर एक बिल्कुल वीरान जगह पर एक छोटा सा कच्चा ढाबा था। नाम था मां का ढाबा। कहते थे कि उस ढाबे की पंचरतन दाल का स्वाद ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। पर उस ढाबे के साथ एक अजीब और घिनौनी बात भी जुड़ी हुई थी। हर कोई कहता था कि वहां की दाल में हमेशा एक लंबा काला इंसानी बाल जरूर मिलता है, हमेशा, चाहे आप कितनी भी साफ सफाई से बनवा लो। कुछ ड्राइवर इसे नजरअंदाज कर देते, स्वाद के आगे सब भूल जाते। पर कुछ पुराने ड्राइवर वहां रुकने से भी डरते थे। वो कहते थे कि यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक इशारा है, एक अशगुन। मेरे लिए यह सब बकवास थी। मैं प्रैक्टिकल आदमी था। बाल ही तो है, निकाल कर फेंक दो, मैं सोचता। एक रात मैं कांडला से वापस दिल्ली लौट रहा था। मेरा टैंकर खाली था और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं बाडरमेर पार कर चुका था और मुझे जोर की भूख लगी थी। तभी मुझे दूर एक अकेली टिमटिमाती हुई लालटेन दिखी। मां का ढाबा। चलो आज इस मशहूर दाल का स्वाद चख ही लिया जाए, मैंने सोचा और अपना ट्रक ढाबे के सामने रोक दिया। ढाबा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुना था। कच्ची दीवारों और छप्पर की छत वाला एक छोटा सा कमरा। बाहर 2-3 पुरानी चारपाइयां पड़ी थीं। ढाबे पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। चूल्हे के पास एक बहुत ही बुरी औरत बैठी रोटियां सेंक रही थी। उसकी कमर झुककर कमान जैसी हो गई थी। चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। और उसके सफेद बाल, बिल्कुल सफेद पर लंबे और घने थे, जिनका उसने एक बड़ा सा जूरा बना रखा था। आओ बेटा, उसने मुझे देखकर एक बहुत ही कमजोर पर ममता भरी आवाज में कहा। बहुत रात कर दी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे अपनी मां की याद आ गई। हाँ मां जी, मैंने एक चारपाई पर बैठते हुए कहा। बस एक प्लेट दाल और 2 रोटी दे दो। उसने बिना कुछ कहे एक थाली में गर्मा गर्म दाल, घी से चुपड़ी रोटी और साथ में प्याज का सलाद लाकर मेरे सामने रख दिया। दाल की खुशबू वाकई में लाजवाब थी। मैंने पहला निवाला मुंह में रखा और सच में मैं अपनी सारी थकान भूल गया। ऐसी स्वादिष्ट दाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। मैं मजे से खाना खा रहा था कि तभी मेरी नजर दाल की कटोरी पर पड़ी। वही एक लंबा काला बाल दाल में तैर रहा था। एक पल के लिए मुझे घिन आई, पर फिर मैंने सोचा बुरी औरत है, गलती हो गई होगी। मैंने चुपचाप उस बाल को निकाला और चारपाई के नीचे फेंक दिया। मैं खाना खाता रहा, पर जब मैंने दाल में दूसरी बार चम्मच डाला तो उसके साथ एक और बाल बाहर आया। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उस बाल को भी निकाला और फेंक दिया, पर अब मेरी भूख मर चुकी थी। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? उस बुरी औरत ने पूछा। नहीं मां जी, बहुत अच्छा है, मैंने झूठ कहा। बस पेट भर गया। मैं पैसे देने के लिए उठा। पैसे रहने दे बेटा, उसने कहा। तू मेरा मेहमान है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, पर मैंने ज्यादा बहस नहीं की और उसे धन्यवाद कहकर वापस अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। मैं केबिन में आकर लेटने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना पानी का बोतल ढाबे पर ही भूल आया हूं। मैं वापस ढाबे की तरफ गया, पर जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा मैं ठिठक गया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, एक जवान लड़की के सिसक सिसक कर रोने की आवाज। मैं हैरान हो गया। ढाबे में तो सिर्फ वो बुरी औरत थी। यह लड़की कौन है? मैंने चुपके से छप्पर की दीवार में बने एक छेद से अंदर झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। अंदर वो बुरी औरत नहीं थी। चूल्हे के पास एक जवान खूबसूरत लड़की बैठी थी। उम्र यही कोई 20-22 साल होगी और वो अपने लंबे काले घने बालों को एक धारदार चाकू से काट रही थी। वो रोती जा रही थी और अपने सुंदर बालों को बेरहमी से काट काट कर सामने उबल रही दाल की पतीली में फेंकती जा रही थी। यह क्या हो रहा था? यह वही लड़की थी क्या जो अभी एक बुरी औरत के रूप में थी, या कोई और वो अपने बाल दाल में क्यों डाल रही थी? मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आवाज सुनकर वो लड़की एक पल में रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा उसी छेद की तरफ देखा जहां से मैं झांक रहा था। उसकी आंखें
वो आंसुओं से भरी हुई थीं, पर उनमें दुख नहीं, एक भयानक खूनी गुस्सा था। और उसके होंठ, वो मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस लड़की की खौफनाक मुस्कान और गुस्से से भरी आंखों ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी थी। मैं समझ गया था कि यह कोई आम ढाबा नहीं है और वो कोई आम लड़की नहीं। मैं पीछे मुड़ा और बिना कोई आवाज किए दबे पांव अपने ट्रक की तरफ भागा। मेरा दिल मेरे सीने में किसी ढोल की तरह बज रहा था। मैं बस जल्द से जल्द उस मनहूस जगह से दूर चले जाना चाहता था। मैं कांपते हाथों से अपने ट्रक का दरवाजा खोल ही रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के दरवाजे पर वो लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में वही खून सना चाकू था और उसके कटे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बस खामोशी से मुझे घूर रही थी। मैंने एक पल भी नहीं गनवाया। मैं उछलकर केबिन में चढ़ा, चाबी घुमाई और ट्रक को वहां से भगा ले गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। और फिर जैसे ही मेरा ट्रक हाईवे पर चली, वो अंधेरे में गायब हो गई। मैं तब तक ट्रक चलाता रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं दिख गई। मैं एक बड़े भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर जाकर रुका। मैंने चाय पी, पर मेरा पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। क्या वो एक चुड़ैल थी, कोई आत्मा? और वो अपने बाल दाल में क्यों पका रही थी? क्या वो खाना वो लोगों को खिलाने के लिए था या किसी और मकसद के लिए? इन सवालों ने मुझे पागल कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं इस राज का पता लगाकर रहूंगा। यह सिर्फ मेरे डर की बात नहीं थी। वो ढाबा हाईवे पर था और न जाने कितने और ड्राइवर मेरी तरह वहां रुकते होंगे। मैंने अपनी छानबीन शुरू की। मैं उस इलाके के दूसरे ढाबों और गांवों में गया, मां का ढाबा और उस बुरी औरत के बारे में पूछने लगा। ज्यादातर लोग उस ढाबे को बालों वाली चुड़ैल का अड्डा कहकर बात करने से भी डरते थे, पर एक बहुत पुराने ट्रक ड्राइवर हरनाम सिंह ने मुझे वो कहानी सुनाई जिसने मेरे होश उद्धा दिए। बेटा, वो कोई चुड़ैल नहीं है, उन्होंने एक गहरी सांस भरते हुए कहा। वो एक बदनसीब लड़की है, या जो कुछ भी अब उससे बचा है। उसका नाम था गौरी। उन्होंने बताया कि यह आज से करीब 5 साल पुरानी बात है। गौरी उसी ढाबे के पास वाले एक छोटे से गांव की लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी और उसके बाल पूरे इलाके में मशहूर थे, घुटनों तक लंबे काले रेशमी बाल। उसकी शादी तय हुई थी, हरनाम ने बताया, पर शादी से कुछ दिन पहले हाईवे पर काम कर रहे कुछ मजदूरों की गंदी नजर उस पर पड़ गई। वो लोग राक्षस थे, इंसान नहीं। एक रात जब वो पास के कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया। हरनाम की आवाज भर्रा गई। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और फिर यह सोचकर कि वो उन्हें पहचान गई है, उन्होंने उसी के लंबे बालों से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और उसकी लाश को ढाबे के पीछे ही एक सूखे कुएं में फेंक दिया। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। पुलिस ने कभी उन दरिंदों को पकड़ा? मैंने पूछा। हरनाम हंसा, एक दुख भरी हंसी। पुलिस? बेटा, वो मजदूर एक बहुत बड़े ठेकेदार के आदमी थे। केस को दबा दिया गया। गौरी के गरीब मां बाप ने बहुत कोशिश की, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ महीनों बाद वो भी गांव छोड़कर कहीं चले गए। और वो ढाबा गौरी के मां बाप का ही था। हरनाम ने एक और बम फोड़ा। उस रात के बाद वो ढाबा बंद हो गया, पर कुछ ही महीनों बाद ड्राइवरों ने देखा कि ढाबा रात में अपने आप खुल जाता है और एक बुरी औरत वहां दाल बाटी बनाती है। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत नहीं, गौरी ही है जो दुख और गम में बुरी दिखने लगी है। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। वो दाल में मिलने वाले बाल, वो कोई गलती नहीं थी, वो गौरी का संदेश था। वो हर ड्राइवर को, हर मुसाफिर को अपने उन बालों की कहानी बताना चाहती थी जो उसकी खूबसूरती भी थे और उसकी मौत का कारण भी बने। पर वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? मैंने पूछा। आज तक तो नहीं, हरनाम ने कहा। बस वो खिलाती है और रोती है। पर कहते हैं कि वो अपने कातिलों को खोज रही है और जिस दिन वो उसे मिल गए उस दिन इस रेगिस्तान में खून की नदी बहेगी। यह कहानी सुनकर मेरे मन में गौरी के लिए एक गहरी हमदर्दी पैदा हो गई। वो एक शैतान नहीं, एक पीड़ित थी, एक आत्मा जो इंसाफ के लिए भटक रही थी। पर मैं क्या कर सकता था? 5 साल पुराना केस था। वो मजदूर न जाने अब कहां होंगे। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कुछ दिन आराम किया और फिर वापस अपने काम पर लग गया। 1 हफ्ते बाद मैं फिर से उसी रूट पर था। इस बार मैं दिन में ही मां का ढाबा के पास से गुजर रहा था। दिन में वो जगह बिल्कुल वीरान थी। ढाबा बंद था और टूटा फूटा लग रहा था, पर मेरी नजर ढाबे के पीछे उस सूखे कुएं पर पड़ी जिसके बारे में हरनाम ने बताया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं ट्रक रोककर उस कुएं की तरफ बढ़ा।
कुआं बहुत गहरा था और सूखी कंटीली झाड़ियों से ढका हुआ था। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, पर मुझे एक अजीब सी सरी हुई गंध आई और तभी कुएं की गहराई से मुझे किसी के खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से पत्थर खुरच रहा हो। मेरा दिल दहल गया और फिर उस अंधेरे में से धीरे धीरे एक साया ऊपर उठने लगा। एक इंसानी साया, पर उस साये का सिर नहीं था। वो एक बिना सिर वाला लंबा साया था जो धीरे धीरे कुएं की दीवार पर चढ़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। कुएं से निकलता वो बिना सिर का साया किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले में आवाज जम गई थी। वो साया धीरे धीरे पर लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं समझ गया था कि अगर मैं वहीं खड़ा रहा तो यह चीज मुझे भी अपने साथ नीचे खींच ले जाएगी। मैं पीछे मुड़ा और पागलों की तरह अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागता रहा। ट्रक में बैठकर मैंने उसे इतनी तेजी से भगाया जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं उस रास्ते पर फिर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बीत गए। मैं दूसरे रूटों पर ट्रक चला रहा था। मैं धीरे धीरे उस खौफ को भुलाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने अपने ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, एक बहुत ही जरूरी और बड़ा कंसाइनमेंट है, उन्होंने कहा। यह तुम्हें कल ही बाड़मेर के पास एक नई बन रही फैक्ट्री तक पहुंचाना है। तुम्हें मुंहमांगी कीमत मिलेगी। बाड़मेर, यह नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। साहब, मैं उस रूट पर नहीं जा सकता, मैंने मना करने की कोशिश की। क्यों? मालिक ने गुस्से में पूछा। यह कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हें जाना ही होगा। मैं बुरी तरह फंस चुका था। अगर मैं मना करता तो मेरी नौकरी चली जाती और मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। भारी मन से मैं उस सफर के लिए तैयार हो गया। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं मां का ढाबा से मीलों दूर रहूंगा। मैं अगले दिन माल लेकर निकला। मैं दिन भर चलता रहा ताकि मैं रात होने से पहले ही उस इलाके को पार कर जाऊं, पर मेरी किस्मत खराब थी। बाड़मेर से कुछ किलोमीटर पहले ही मेरे ट्रक का इंजन खराब हो गया। मैं बीच रेगिस्तान में सुनसान हाईवे पर फंस गया। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। घंटों बीत गए, कोई मदद के लिए नहीं आया। रात घिरने लगी और फिर रात के करीब 11 बजे मुझे दूर वो टिमटिमाती हुई लालटेन दिखी। मां का ढाबा। मैं जानता था कि यह एक जाल है। वो मुझे बुला रही थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। या तो मैं यहीं ठंड में ठिठुर कर मरूं या फिर उस ढाबे पर जाकर मौत का सामना करूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं कांपते हुए उस ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबा बिल्कुल वैसा ही था, वही चारपाइयां, वही तंदूर, वही दाल की खुशबू। पर आज ढाबे पर कोई नहीं था। न वो बूढ़ी औरत, न वो जवान लड़की। ढाबा बिल्कुल खाली था, पर चूल्हे पर दाल की पतीली रखी थी और वो धीरे धीरे उबल रही थी। कोई है? मैंने डरते डरते पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर गया और मैंने जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। ढाबे की कच्ची दीवार पर कोयले से किसी ने एक नक्शा बनाया हुआ था। वो ढाबे के आसपास के इलाके का नक्शा था और उसमें उस सूखे कुएं को घेरा गया था और कुएं के पास एक और जगह पर घेरा था जहां लिखा था ठेकेदार का कैंप, और नक्शे के नीचे एक लाइन लिखी थी, सिर। वहां है सिर। अब मुझे समझ आया। वो बिना सिर का साया, वो अधूरा था और उसका सिर वो कहीं और था। यह गौरी की आत्मा का काम नहीं था, यह कोई और था। कुएं में सिर्फ गौरी की लाश नहीं थी। तभी मुझे ढाबे के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। मैं उस तरफ भागा। ढाबे के पीछे जहां बर्तन धोए जाते थे वो छोटा लड़का, छोटू नहीं, वो तो दूसरी कहानी थी। यहां तो कोई लड़का था ही नहीं। वहां एक आदमी बंधा हुआ था। वो उन्हीं मजदूरों में से एक लग रहा था। उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। मैंने उसे खोला। तुम कौन हो? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पर तुम यहां कैसे? मुझे उसने पकड़ा है, वो हांफते हुए बोला, बिना सिर वाले भूत ने। कौन है वो? वो हमारे सरदार का भूत है। उसने जो बताया उससे मेरे होश उड़ गए। हम 5 लोग थे जिन्होंने उस लड़की को मारा था। हमारा सरदार बग्गा वो सबसे बड़ा हैवान था। उसी ने उस लड़की के बालों से उसका गला घोंटा था। पर तुम लोग तो ठेकेदार के आदमी थे। हां, उसने कहा। पर उस रात के बाद बग्गा पागल हो गया। वो रात भर चिल्लाता था कि वो लड़की उसे बुला रही है। और फिर एक दिन वो उसी कुएं में कूद कर मर गया। पर मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली।
उसकी आत्मा एक बिना सिर का भूत बन गई। क्योंकि क्या? क्योंकि जब वो कुएं में कूदा तो उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराकर धड़ से अलग हो गया था और हमारे नए सरदार राणा ने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके सिर को काटकर अपने साथ ले गया था। वो आज भी उस सिर को अपने कैंप में रखता है। यह कितनी भयानक घिनौनी कहानी थी। और वो तुम्हें क्यों पकड़ कर लाया है? क्योंकि वो अपना सिर वापस चाहता है, उस आदमी ने रोते हुए कहा। वो हम चारों को एक एक करके मजबूर कर रहा है कि हम उसका सिर वापस लाएं। जो नहीं लाता उसे वो मार डालता है। 2 लोग पहले ही मर चुके हैं। अगला नंबर मेरा था। अब मुझे वो नक्शा समझ आया। वो गौरी ने नहीं, बग्गा के उस बिना सिर वाले भूत ने बनाया था। वो मुझसे मदद मांग रहा था। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। एक बलात्कारी की आत्मा, एक कातिल की आत्मा। मैं एक बलात्कारी और कातिल की आत्मा की मदद कैसे कर सकता था? मेरे अंदर का इंसान मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। पर मैं यह भी जानता था कि अगर बग्गा का भूत शांत नहीं हुआ तो वो और भी बेकसूर लोगों को मारेगा। और गौरी की आत्मा को भी तब तक पूरी तरह से शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके सभी कातिल खत्म नहीं हो जाते। यह एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उस मजदूर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर आज रात तक वो सिर वापस नहीं आया तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने एक गहरा फैसला किया। मैं बग्गा की मदद नहीं करूंगा, पर मैं इस कहानी को खत्म जरूर करूंगा। तुम्हारा सरदार? राणा। उसका कैंप कहां है? मैंने पूछा। उसने मुझे नक्शे पर वो जगह दिखाई। वो ढाबे से करीब 5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के अंदर था। ठीक है, मैंने कहा, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूं। मैं अपनी टॉर्च और ट्रक से निकाला हुआ एक पुराना भारी पाना लेकर उस कैंप की तरफ चल पड़ा। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। मैं अकेले कुछ खूंखार गुंडों से भिड़ने जा रहा था। रात के अंधेरे में रेगिस्तान में चलना बहुत मुश्किल था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ गौरी का चेहरा और उस मजदूर की बेबसी घूम रही थी। करीब 1 घंटे बाद मुझे दूर कुछ टिमटिमाती हुई लाइटें दिखीं। वो ठेकेदार का कैंप था। मैंने छिपकर देखा। वहां 3 लोग थे जो आग के पास बैठे शराब पी रहे थे। उनमें से एक, जो सबसे लंबा चौड़ा और भयानक दिख रहा था, वो राणा ही होगा। और मैंने उस चीज को भी देखा। राणा के पास एक लकड़ी के बक्से के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी, बग्गा की खोपड़ी। उसे देखकर मुझे घिन आ गई। मुझे एक योजना बनानी थी। मैं उन तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकता था। मैंने इंतजार किया। कुछ देर बाद 2 मजदूर उठकर सोने के लिए अपने टेंट में चले गए। अब राणा अकेला था। यही मेरा मौका था। मैं अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से उसके पीछे पहुंचा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने अपनी पूरी ताकत से वो पाना उसके सिर पर दे मारा। वो एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने फौरन उस खोपड़ी को एक बोरे में भरा और वहां से भाग निकला। मैं भागता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा। वो मजदूर मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने वो बोरा उसके सामने फेंक दिया। यह लो, अब दफा हो जाओ यहां से, और फिर कभी इस इलाके में नजर मत आना। वो उस खोपड़ी को देखकर डर और खुशी से कांपने लगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरी बारी थी उस बिना सिर वाले भूत का सामना करने की। मैंने उस खोपड़ी को उठाया और उस सूखे कुएं की तरफ बढ़ा। बग्गा! मैंने कुएं में झांकते हुए चिल्लाया। मैं तुम्हारा सिर ले आया हूं। कुछ देर खामोशी रही, और फिर वही बिना सिर का साया धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो कुएं से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने वो खोपड़ी उसकी तरफ बढ़ाई। उसने अपनी छायादार उंगलियों से उसे छुआ, और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयानक चीख पूरे रेगिस्तान में गूंजी। वो खोपड़ी और वो बिना सिर का साया दोनों एक साथ जलने लगे। एक हरी भयानक आग में बग्गा की आत्मा को उसका सिर तो मिल गया था, पर उसे शांति नहीं मिली। शायद उसके पाप इतने ज्यादा थे कि उसे नर्क की आग में ही जलना था। कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गए। अब सिर्फ एक कातिल बचा था, वो मजदूर जो भाग गया था, और गौरी का इंसाफ अभी अधूरा था। बग्गा के भूत का अंत देखकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। 2 कातिल खत्म हो चुके थे, पर अब मेरे सामने एक नई समस्या थी। वो 2 मजदूर, राणा और वो जिसे मैंने बचाया था, वो दोनों अब गायब थे। और मैं जानता था कि जब तक गौरी का हर कातिल खत्म नहीं हो जाता, उसकी आत्मा को पूरी शांति नहीं मिलेगी। मैं वापस ढाबे में आया। मैं बहुत थक चुका था। मैं एक चारपाई पर लेट गया और मेरी आंख लग गई। मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि गौरी मेरे सामने खड़ी है। इस बार वो न तो बूढ़ी थी न जवान। वो एक बच्ची के रूप में थी, शायद 10-12 साल की। वो बहुत ही मासूम और सुंदर लग रही थी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक लंबा काला बाल था। यह आखिरी है, उसने एक मीठी बच्चों जैसी आवाज में कहा।
इसे उसे दे देना। यह कहकर वो मुस्कुराई और गायब हो गई। मेरी नींद खुल गई। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक और संदेश था। उसे दे देना। किसे? तभी ढाबे के बाहर एक जीप के रुकने की आवाज आई। मैंने देखा पुलिस की जीप थी और उसमें से हरनाम सिंह उतरे, वो पुराने ड्राइवर जिन्होंने मुझे गौरी की कहानी बताई थी। हरनाम काका, आप यहां? मैं हैरान रह गया। हां अर्जुन, उन्होंने कहा, पुलिस मुझे ही लेकर आई है। वो 2 मजदूर वो पकड़े गए हैं और उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, हरनाम ने बताया, पर रास्ते में उनकी जीप खराब हो गई और जब पुलिस पहुंची तो वो दोनों पागलों की तरह बरबरा रहे थे कि एक लड़की अपने बालों से उनका गला घोंट रही है। गौरी, उसने अपना काम कर दिया था, पर एक कातिल अब भी बाकी था। वो 5वां मजदूर। और 5वां, उसका क्या हुआ? मैंने पूछा। हरनाम का चेहरा उदास हो गया। वही तो सबसे दुखद बात है बेटा। वो 5वां, वो उसी रात भाग गया था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर मेरी सारी खुशी खत्म हो गई। अगर एक भी कातिल बच गया तो गौरी की आत्मा कभी आजाद नहीं हो पाएगी। तभी मेरे दिमाग में गौरी का वो सपना और वो बाल याद आया। यह आखिरी है, इसे उसे दे देना। इसका क्या मतलब था? मैं और हरनाम दोनों इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी ढाबे पर एक और ट्रक आकर रुका। ट्रक से एक ड्राइवर उतरा। वो बहुत ही बुरा और कमजोर लग रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ हमारी चारपाई के पास आया। एक गिलास पानी मिलेगा भाई? उसने एक बहुत ही थकी हुई आवाज में पूछा। मैंने उसे पानी दिया। कहां से आ रहे हो बाबा? हरनाम ने पूछा। जिंदगी से बेटा, जिंदगी से। वो बूढ़ा ड्राइवर मुस्कुराया, एक बहुत ही अजीब और जानी पहचानी मुस्कान। बस आखिरी चक्कर है। उसकी बात सुनकर मुझे एक अजीब सी सिहरन हुई। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें। और तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर एक पुराना फीका पड़ चुका गोदना था, एक बिच्छू का। वो मजदूर जिसे मैंने बचाया था, उसने मुझे बताया था कि उनके गैंग में हर किसी के हाथ पर बिच्छू का गोदना होता है। यह वही था, 5वां कातिल। वो सालों से अपनी पहचान छिपाकर एक बूढ़े ड्राइवर के रूप में जिंदगी गुजार रहा था और आज किस्मत उसे वापस यहीं खींच लाई थी। उस बूढ़े ड्राइवर के हाथ पर बिच्छू का गोदना देखकर मेरा खून जम गया। वो गौरी का आखिरी कातिल था, जो इतने सालों से मेरी ही तरह इन सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहा था। और आज वो खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया था। मेरे हाथ मेरी जेब में रखे पाने पर चले गए। मेरे अंदर एक ही आवाज उठ रही थी, मार डाल इसे, गौरी के इंसाफ के लिए। पर तभी मुझे गौरी का वो मासूम बच्ची वाला चेहरा और उसके शब्द याद आए। यह आखिरी है, इसे उसे दे देना। उसने मुझसे बदला लेने के लिए नहीं कहा था, उसने कुछ देने के लिए कहा था। मैंने खुद को शांत किया। बाबा खाना खाओगे? मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो मुस्कुराया। बस भूख मर गई है, बस एक आखिरी इच्छा है। क्या? मैंने सुना है, उसने धीरे से कहा कि यहां की दाल बहुत मशहूर है। बस एक चम्मच चखना चाहता हूं। यह सुनकर मैं और हरनाम दोनों कांप गए। वो जानता था, वो सब कुछ जानता था। शायद वो इतने सालों से इसी बोझ के तले जी रहा था। वो यहां मरने ही आया था। मैंने कांपते हाथों से चूल्हे पर रखी दाल की पतीली से एक कटोरी में दाल निकाली और मैंने देखा कि उस दाल में एक भी बाल नहीं था। वो आज बिल्कुल साफ थी। मैंने वो कटोरी उस बुरे ड्राइवर की तरफ बढ़ाई। उसने कटोरी ली और फिर उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली, एक लंबा काला रेशमी बाल। यह गौरी का था। यह उस रात से मेरे पास है, उसने रोते हुए कहा। यह मेरे ट्रक के केबिन में गिर गया था। मैं इसे आज तक फेंक नहीं पाया। यह हर पल मुझे मेरे गुनाह की याद दिलाता है। उसने वो बाल लिया और उसे उस दाल की कटोरी में डाल दिया। अब हिसाब बराबर हुआ, उसने कहा, और उसने वो एक चम्मच दाल खा ली। दाल खाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे चारपाई पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हमेशा के लिए। उसने खुद को सजा दे दी थी। उस दिन के बाद मां का ढाबा फिर कभी रात में नहीं खुला। वो हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी और उसके सभी कातिलों की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। मैंने कुछ साल और ट्रक चलाया और फिर रिटायरमेंट ले लिया। मैं अब अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता हूं, पर मैं आज भी जब भी किसी ढाबे पर दाल खाता हूं
तो एक बार उसे चम्मच से हिलाकर जरूर देखता हूं। एक पुरानी डरावनी आदत, और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर उनके निशान वो हमेशा रह जाते हैं, ठीक उस दाल में बाल की तरह।